सो गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर हम देखेंगे फिजिकल असेसमेंट के बारे में। तो कुछ की टर्म है उनको समझ लेते हैं पहले हम बेसिक, उसके बाद फिर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हेल्थ हिस्ट्री देखेंगे, कैसे हमको पूरा पेशेंट आ जाता है हमारे कैजुअलिटी में, है ना, या हमारा ओपीडी चेकअप के लिए, तो हमको उसको कैसे उसका हिस्ट्री कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारा असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? इट इज ए सिस्टमेटिक एंड डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ। जैसे आपके पास कोई पहले पेशेंट आया तो आप क्या करोगे, उसका सिस्टमेटिक पूरा डेलिब्रेट करोगे। एक प्रोसेस होता है जिसमें आप उसका डाटा वगैरह गैदर करोगे उसका हेल्थ के बारे में, रिगार्डिंग हेल्थ। कैसे? पहले तो उसका पूरा नाम क्या है, भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपको पहले से कोई हैबिट तो नहीं है ना, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू ड्रिंकिंग अल्कोहल वगैरह, या पहले आपका कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है, पहले से कोई, ये सर्जिकल हिस्ट्री में पूछोगे, पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ मेडिकल हिस्ट्री में आपका कुछ पहले से ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, अस्थमा, थायराइड, ये चीज़ें तो नहीं है ना, और है तो कौन सा गोली खा रहे हो, पहले से क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर उसका बायोडाटा लोगे, कहाँ से है, क्या है, नाम, एड्रेस वगैरह, फैमिली कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली, सेपरेट फैमिली, ये एक अलग ही उसका फॉर्मेट आता है। बड़े हॉस्पिटलों में काम करोगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाती है ना। तो वो पूरा एक फॉर्म रहता है 2 पेज का, उसको पूरे नर्सिंग को ही फिल करना होता है। जैसे डॉक्टर का इनिशियल असेसमेंट सीट रहता है, ऐसे ही हमारा नर्सिंग का भी रहता है, जिसको हमको पूरा फिल करना होता है। तो पहले आप उसका असेसमेंट में उसका इन्फॉर्मेशन लोगे, उसका पूरा बायोडाटा लोगे, है ना, तभी आपको पता चलेगा, है ना, उसका हेल्थ के बारे में। भाई पहले से कोई डिसीज तो नहीं है इसको, या कोई सर्जरी तो नहीं हुई, उस हिसाब से फिर आप उसको मेडिसिन दोगे। उसने बोला कि हाँ मुझे डायबिटीज़ है और मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, तो हम चेक करेंगे कि मेडिसिन ले रहा है क्या, सही है, कौन से डॉक्टर ने दिया है, क्या है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करने देंगे, फिर हम कुछ दूसरा मेडिसिन देंगे। तो पूरा उसका हिस्ट्री लेना हमको ज़रूरी होता है। फिर दूसरा टर्म आता है हमारा ऑस्कल्टेशन, AUSCU। ऑस्कल्टेशन मतलब साउंड को सुनना, हियरिंग। कैसे? नॉर्मल ईयर से आप या स्टेथोस्कोप से आप जो कार्डियक हार्ट साउंड सुनते हो, लंग्स का साउंड सुनते हो, है ना, एब्डोमेन में सुनते हो भाई कि आपका बबल मूवमेंट कैसा है, गैसेस वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है ना, आपका रेस्पिरेशन का रेट कैसा चल रहा है, उसका हार्ट का और आपके लंग्स का साउंड कैसा आ रहा है, वो सब ऑस्कल्टेशन के अंदर आ जाता है। ऑस्कल्टेशन वर्ड से मीनिंग रखो हियरिंग या साउंड को सुनना, है ना, बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप या नॉर्मल ईयर। Chain stroke respiration. It is the breathing pattern characterized by the period of apnea followed by gradually increasing depth and frequency of respiration. अभी आपका हार्ट है, उसने क्या किया, स्टॉप कर दिया ब्रीथ लेना, एपनिया, है ना, स्टॉप ऑफ द ब्रीथिंग, एपनिया का मीनिंग होता है। काइन स्ट्रोक, एपनिया के रिजल्ट के बाद क्या हो रहा है, डीप ब्रीथ, या इंक्रीज हो जाना ब्रीथिंग में। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, रेस्पिरेशन रेट। क्या हुआ, आपके जो लंग्स था उसने रेस्पिरेशन अपना वर्क करना कुछ समय के लिए स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप तो कर दिया, पर वो वापस से क्या करता है, धीरे धीरे करके डीप ब्रीथ लेना शुरू कर देता है। जैसे हमने कुछ समय तक हम सांस रोक के रखेंगे, है ना, और फिर हमको सांस लेना होगा, तो हमको डीप ब्रीथ लेना होगा। कई बार हम ECG या कुछ करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं डीप ब्रीथ लो, है ना, ऐसे करके उसमें उसका जो रेस्पिरेशन है वो भी डाउनवर्ड की तरफ ज़्यादा डीप जाएगा, और ऑक्सीजन भी ज़्यादा मात्रा में इनहेल करेगा और ज़्यादा मात्रा में एक्सेल करेगा। इनहेल मतलब इनटेक करना, एक्सहेल मतलब उसको आउट करना, है ना, तो ये ज़्यादा मात्रा में इनटेक लेगा ऑक्सीजन का और ज़्यादा मात्रा में एक्सेल करेगा, और जो डायफ्राम है वो भी, जो चेस्ट है वो भी ज़्यादा डीप की तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीप ब्रीथ या काइम स्ट्रोक आफ्टर एपनिया, कुछ समय स्टॉप हो जाने के बाद।
फिर नेक्स्ट हमारा टर्म आता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है आपका हार्ट रेट इज लेस देन 60। जब आपका हार्ट रेट होता है वो लेस देन 60 हो जाता है, उस कंडीशन को आप बोलते हो ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हो? कब? लेस देन 60 ब्रीथ पर मिनट, है ना, बीपीएम, ब्रीथ पर मिनट। और टेकिकार्डिया कब बोलोगे? इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रेडी। ये हो गया आपका नॉर्मल से आपकी ज्यादा हो जाना, कितनी चली जाना? अब 90 या 100 के, है ना, इतनी दिया बुक में, कितना है? 100 के अबव चली जाना, 90 के अबव, उसको हम बोलेंगे टेकिकार्डिया। टेकी मतलब टेक करना, लेना, ब्रेडी मतलब कम होना। ऐसा समझ के चलो उसको, आप ये मान सकते हो, है ना। टेकी गलत लिखा है अभी, तो इसको टेक करना, ब्रीथ को लेना, उसको हम बोलेंगे टेकिकार्डिया। TACHY, टेकिकार्डिया। अब ये नीचे है पर अभी बता दिया मैंने। उसके बाद आता है ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया, इट इज द स्लोवर देन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। इसमें क्या होगा, नॉर्मल से आपका थोड़ा सा रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ब्रेडिपनिया एज कंपेरिजन टू नॉर्मल कर सकते हो, नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाना, स्लोवर देन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। ब्रेडी, अच्छा हाँ, रेस्पिरेटरी आएगा इधर, हार्ट रेट नहीं, रेस्पिरेटरी रेट। फिर नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? इट इज वन मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन विच इन्वॉल्व द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। उसमें क्या करते हैं हम? बॉडी का विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, हमारी नॉर्मल आइज से इंस्पेक्शन करते हैं, भाई किधर किधर इसको इंजुरी हुई है ना। कोई जैसे छत से कूद गया, छत से गिर गया, तो फिर उसको मल्टीपल इंजुरी होती है, किधर कहाँ उसको वो चोट लगी हुई है, किधर उसको इंजुरी हुई है, घाव कहाँ पर है, कौन सी हड्डी ब्रेक हुई है, किधर थोड़ा बहुत छिला है, तो पूरे उसके कपड़े वगैरह रिमूव करके पूरा एक एक चीज़ हमें विजुलाइज करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, ना। जैसे हम बोलते हैं कॉलेज में इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं, तो निरीक्षण करना, जांच करना, उसका चेक करना, वो आ जाता है इंस्पेक्शन में। फिर ये है कुस्मोल ब्रीथिंग, है ना, कुस्मोल ब्रीथिंग। इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इन्वॉल्व ए वेरी डीप गैस एसोसिएटेड विद द सीवियर डायबिटिक एसिडोसिस इन कोमा। ये किस कंडीशन होती है? जब आपको सीवियर डायबिटिक हो, या फिर सीवियर डायबिटिक एसिडोसिस हो, या फिर आपको कोमा की कंडीशन में हो जाता है। इसमें क्या होता है? वेरी डीप ब्रीथ होती है, पेशेंट गैस्पिंग में रहता है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी और गहरी गहरी सांस लेता है। मतलब कि यदि तो उसको इंटूबेट नहीं किया, उस समय वेंटिलेटर नहीं लगाया, तो पेशेंट निपट जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें भी हमको देखना होता है कि भाई किस कंडीशन में हमारा पेशेंट है। तो ये लास्ट स्टेज पे आ जाता है, तब वो इतना गहरी गहरी सांस लेना, बहुत डीप ब्रीथ लेने लगता है, डू और डाई की कंडीशन, ठीक है। फिर है पाल्पिटेशन। इट इज द यूज ऑफ टैक्टाइल सेंसेशन फॉर आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्किन एंड सुपरफिशियल टिश्यू। इधर टर्म भी लिख देते हैं, तो थोड़ा जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या होता है इसका मतलब? पाल्पिटेशन क्या होता है? It is use of tactile sensation for identifying the characteristic of skin and superficial
टिश्यू जो आपके सुपरफिशियल स्किन है, टिश्यू है, उसमें पालपेट करके देखते हो। जैसे डॉक्टर आता है, पेशेंट आता है, डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, तो जैसे उसने बोला फिर पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर बोलता है लेट जाओ, है ना। लेटने के बाद शर्ट ऊपर करता है और चेक करता है फिर उसको किधर दबा के देखता है, गैस तो नहीं बन रही है, क्या हो रहा है ना, कौन सी लोकेशन पे उसको पेन है। इसको क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन, मतलब फील करके टैक्टाइल से हाथ से चेक करके देखना कि भाई टेंडरनेस है, गैस वगैरह है, या दर्द है तो किस जगह पे है, किस रीजन पे है, उसको फाइंड आउट करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन। याद रहेगा। पेशेंट का स्किन का चेक करना सुपरफिशियली, टैक्टाइल उसको प्रेस करके देखना हाथ से, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। स्किन एंड सुपरफिशियल टिश्यू को आइडेंटिफाई करना, सेंसेशन टच करके भाई दबा के देखना हाथ से, है ना, उसको बोलेंगे पाल्पिटेशन। फिर परकशन, अब ये क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन बाय टैपिंग with finger on the body to determine the quality of sound। अभी हम फिंगर से क्या करते हैं, ऐसा टैप करके देखते हैं क्वालिटी ऑफ उसका, हमको चेक करना है ना, ब्रीथिंग का, बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए। और दूसरा एक हैमर आती है, देखी होगी, उसमें कार्क लगा रहता है ना, वो रबड़ का, वो स्टील की रहती है, उसमें आप उससे भी टेंडोन्स वगैरह चेक कर सकते हो उसको ऐसे टैप करके। तो टेंडोन वगैरह में फ्लेक्शन, प्लांटर रिफ्लेक्स वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है, वो सब चेक करने के लिए उसका यूज होता है। और अनकॉन्शियस पेशेंट रहता है तो पीछे की तरफ से उसका ओपन हो जाता है, वो नुकीली रहती है, तो हम उसके पैर पे लगाकर भी चेक करते हैं कि पैर में प्लांटर रिफ्लेक्शन है या नहीं है ना, सीबीए वाले ब्रेन वाले पेशेंट में स्पेशली। तो परकशन होता है हमारी फिंगर से या उससे चेक करके देखना। फिर है पर्सेड लिप ब्रीथिंग। लिप है कि लिप है, लिप ना, इसमें क्या होता है, इट इज द ब्रीथिंग पैटर्न दैट इन्वॉल्व पार्शियल क्लोजिंग ऑफ द लिप्स टू अलाउ एयर टू बी एक्सपायर स्लोली। इट इज यूज बाय पेशेंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये हम किस में देखने को मिलता है, हमको क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज, मतलब ये डिसीज होती है लंग्स की, जिसमें हमारा लंग्स का फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, उसका फंक्शनिंग धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाता है ना, डिस्ट्रॉय होने की वजह से, इंटरनल ऑर्गन में इन्फेक्शन की वजह से। तो उस कंडीशन में जो हमको ब्रीथ मिलती है, उसमें हमारा जो लिप्स है वो पार्शियली क्लोज होते हैं, वो माउथ से भी सांस लेता है और नोज से भी। तो इसको हमने बोला है परसेट लिप ब्रीथिंग। फिर टेकिकार्डिया का मैंने बता ही दिया है, ग्रेटर देन 100 आपका पर मिनट हार्ट रेट होना टेकिकार्डिया। ट्रेकिपनिया होता है रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग, हियर द रेस्पिरेशन रेट इज मोर देन द नॉर्मल। टेकिपनिया में क्या हो रहा है, आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो शैलो मतलब डीप ब्रीथ ले रहे हो, और ब्रीथिंग रेट है इज मोर देन नॉर्मल, है ना। टेक मतलब हमने बोला कि टेक करना, इंक्रीज हो जाना, फिर वो ये आपको आ जाता है टेकिपनिया आ जाता है, पीनिया, है ना। तो इसका मतलब होता है आपका ब्रीथिंग से रिलेटेड, ये वर्ड आ जाता है आपको प्रीफिक्स, नहीं सफिक्स, है ना, ये सफिक्स आ जाता है, तो ये ब्रीथिंग में काम आता है, इट रेफर टू ब्रीथिंग, है ना। और कार्डिया आ जाता है तो फिर हार्ट से रिलेटेड, हार्ट रेट, और इधर आर रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, इतना याद रखना है। टेकी मतलब इंक्रीज होना, ब्रेडी मतलब कम होना। अब ब्रेडी के यदि ये वर्ड लगाए तो रेस्पिरेशन रेट कम होना या ज़्यादा होना, टेकी लग गया इसके आगे तो ज़्यादा हो गया, ब्रेडी लग गया तो कम हो गया, ऐसे हार्ट रेट में। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ
इसका असेसमेंट। अभी हमने टर्म वगैरह देखा है कि टर्म में क्या क्या है, आप समझेंगे। इंट्रोडक्शन। हेल्थ इज स्टेट ऑफ वेलबींग, WHO डिफाइन एज इट इज हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। हाँ, WHO क्या बोल रहा है कि भाई हेल्थ का मतलब ये नहीं है, WHO ने जो अपना डेफिनेशन दिया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। क्या होना चाहिए, एक स्टेट है, एक स्थिति है जिसमें क्या कंप्लीट वेलबींग होना चाहिए आपका, कंप्लीट वेल बीइंग, है ना। या फिर नॉट, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। कंप्लीट में कौन कौन से एस्पेक्ट आ जाते हैं आपके, मतलब किस किस पहलू में होना चाहिए आपको फिट, मेंटली, फिजिकली, सोशली और स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअली। ये चारों एस्पेक्ट पर यदि आप फिट हो तो ये तो आप मेंटली फिट हो अकॉर्डिंग टू WHO। मतलब माइंड भी आपका फिट होना चाहिए पूरी तरीके से, फिजिकल भी आपकी बॉडी फिट होना चाहिए, सोशली भी आप फिट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक रूम में बंद रह रहे हो तो भी आप फिट हो। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको फॉलो, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल, आध्यात्म भी आपको होना चाहिए, है ना। तो इसके हिसाब से तो 10 में से 2-4 लोग ही मुश्किल से फिट होंगे, है ना। तो हम पूरे एस्पेक्ट पे फिट नहीं हो पाते हैं, तो हमको ये सब चीज़ें मेंटेन करके, बैलेंस करके भी रखना जरूरी है। ये किसने दिया, हमारे WHO का क्या मीनिंग होता है, हाँ हाँ, लिखा है क्या इसमें, नहीं है, याद है, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, याद रखना है। यानी मतलब अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। ये सिस्टमेटिक डायनेमिक प्रोसेस, इन्होंने क्या बताया, ये सिस्टमेटिक डायग्नोसिस प्रोसेस बाय विच द नर्स थ्रो interaction with client, significant other and other care provider collect and analyze data about the client। इन्होंने इसका क्या इंट्रोडक्शन दिया, फिजिकल असेसमेंट का एक सिस्टमेटिक और डायनामिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक, सिस्टम वाइज हम चेक करते हैं, हेड टू टू हम जाते हैं भाई, फिजिकल में डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले हेड देखता है, सर कैसा है आपके, है ना, क्या बोलते हैं उसको, डेंड्रफ वगैरह तो नहीं है, कैसा हेड है। फिर आइज देखता है, आंखों का कैसा कलर है, रेड कलर है क्या है। फिर बोलता है जीभ बता, हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे थे ENA के अकॉर्डिंग असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम उसका पेशेंट का होलिस्टिक डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी सिग्निफिकेंट है उसको हम कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं और फिर आगे हम उसको फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना। सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें क्या डाटा कलेक्ट करते हैं, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करके सिग्निफिकेंट जो भी डाटा है वो सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। इन सिंपल वर्ड, आसान भाषा में समझे तो हेल्थ असेसमेंट इज कलेक्टिंग डाटा अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। क्लाइंट की जो आपका क्लाइंट मीन्स यहाँ पर पेशेंट, आपके जो पेशेंट का हेल्थ स्टेटस है उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना हमारा ही, इसको ही बोलते हैं हेल्थ असेसमेंट, है ना। इट इज डिटेल स्टडी इन द एंटायर बॉडी in order to determine in जनरल और मेंटल कंडीशन ऑफ द बॉडी। डिटेल स्टडी है आगे एंटायर बॉडी के, उसमें वो बताया। अभी पर्पस देख लेते हैं, पर्पस ऑफ द हेल्थ असेसमेंट। तो क्या क्या पर्पस हो सकता है, बताएगा कोई, एनीवन? बुक में नहीं देखो, बताओ मन से क्या होगा। हॉस्पिटल में जॉब करके आए ना अभी, क्यों असेसमेंट करेंगे हम, क्या उद्देश्य पर्पस हो सकता है, बोलो। टू कलेक्ट डाटा अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट। उसका डाटा कलेक्ट करना है किस लेवल पर, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट ना। इसके लिए हम पूछते हैं भाई, सब उससे पूरा हिस्ट्री लेते हैं ना, क्या नाम है, कहाँ से है, क्या है, फैमिली मेम्बर कौन कौन है ना, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी कम्युनिटी से है,
फिजिकल हेल्थ है, हमको पूरा पता चलना चाहिए क्लाइंट के बारे में। टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज, आपको क्यों असेसमेंट करना है, क्योंकि आपको अर्ली स्टेज में उसकी जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई हो जाए, पता चल जाए। यदि वो सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज पर आ जाएगी तो फिर उसको रिकवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर आप अर्ली स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो पहले ही आप उसको ट्रीटमेंट देके ठीक कर दोगे। टू इवेल्युएट मॉनिटर द चेंज इन क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, डिटोरियोरेशन और इम्प्रूवमेंट। उसको क्या करना रहता है, टू इवेल्युएट करना है, मॉनिटर करना है क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस है उसमें कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो यदि कुछ चेंजेस आ रहा है तो हम उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें, और पहचान कर उसको थोड़ा चेंजेस भी उसमें ला सकते हैं, कुछ और तरीके से हम उसको डिटेरियोरेशन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द क्लाइंट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट, कौन से जो हमको ट्रीटमेंट क्लाइंट को देना है, हम यदि असेसमेंट करेंगे उसका तो हमको पता चल जाएगा कि भाई इसको कौन सा डिसीज है, किस तरीके का ट्रीटमेंट इसको रिक्वायरमेंट है ना। तो ऐसा नहीं पेशेंट आया और हमने कुछ भी उठा के लगा दिया, ऐसा नहीं करते हैं ना। तो डॉक्टर असेसमेंट करता है, नर्स करती है, उसके बाद ही हम उसको स्टार्ट करते हैं प्लानिंग करने के बाद सब कुछ चीज़ को भी क्या लगाना है। टू एलिवेट द कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए, उसको एलिवेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम। टू सर्टिफाई वेदर क्लाइंट इज मेडिकली फिट और रिज्यूम ड्यूटीज, मेडिकल सर्टिफाई करते हैं उसको कि भाई पहले से रीअसेसमेंट जो होता है, पेशेंट जैसे एडमिट है तो हम डेली भी असेसमेंट करते हैं ना, नर्स जाती है, डॉक्टर जाता है, तो फिर से हम उसको ट्रीटमेंट, हाँ मतलब वो मेडिकली फिट हो गया है नहीं हो गया, अपना ड्यूटीज वापस से ज्वाइन कर सकता है नहीं, हाँ यदि फिट हो गया तो हम उसको डिस्चार्ज देंगे भाई, है ना। तो हॉस्पिटल में भी कब तक रहेगा, तो उसका ड्यूटी वगैरह काम है वो भी देखना होता है, तो वो देखेगा फिर आगे जाके। टू कंट्रीब्यूट इन द मेडिकल रिसर्च, और मेडिकल रिसर्च में भी कंट्रीब्यूट करता है ना, कुछ आपको नया मिल रहा है, कुछ चीज़ें हो रही तो आप उसको नोट डाउन करते हो, कुछ नया रिसर्च करते हो, इन्वेंशन करते हो, तो उसमें भी हेल्प होता है। टू कलेक्ट डाटा सिस्टमेटिकली, जो डाटा है आप उसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हो ना, प्रायोरिटी वाइज हेड टू करते हो, फिर एक लेवल से दूसरे लेवल पर करते हो, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज वे में ही करते हो, ऐसा नहीं कभी कुछ कर लिया कभी कुछ, है ना, पहले बीपीएस होगा, एक एक चीज़ें ऐसे डिटरमाइन करते हो, चेक करते हो। टू आइडेंटिफाई क्लाइंट स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज, मोटिवेशन, सपोर्ट सिस्टम एंड कोपिंग एबिलिटीज, उसकी जो आपका पेशेंट से क्लाइंट, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसका नॉलेज क्या है ना, मोटिवेशन क्या है, उसका सपोर्ट सिस्टम और कोपिंग एबिलिटीज क्या है ना, उसके घर में कौन कौन मेंबर हैं, किस तरीके से वो सिचुएशन को कोप अप कर रहा है ना, उसका वीक पॉइंट क्या है, कितना उसका लेवल ऑफ नॉलेज है, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिसाब से ही हम बताएंगे। अब उसको थोड़ा पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनल है, तो हम उससे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर कोई गांव से आया है तो फिर उसको मराठी में उसकी जो रीजनल लैंग्वेज में से बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये बीमारी हुई है और इतने इतने इसमें पैसे लग सकता है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ना, तब तो वो समझेगा। तो वो चीज़ें भी हमको उसका स्टेटस भी समझना है, कितना पढ़ा लिखा है ना, इसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो सब भी हमको पता होना चाहिए। टू कंपेयर द क्लाइंट state of health with ideal state, considering his age, gender, culture, physical, psychological and socio-economical status, जो उसका कंपेयर करना है हमको उसके हेल्थ को, क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस से उसका आइडियल हेल्थ कितना है, जैसे उसका एज हो गया, जेंडर हो गया, कल्चर हो गया, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, ये सब नर्सिंग को करना होता है ना। उसका एज, जेंडर, कौन सी कल्चर से बिलोंग करता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है एंड मेंटल क्या है, वो सब चीज़ें आपको इकोनॉमिकली, भाई आप क्या जॉब करते हो, क्या नहीं करते, हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं है ना, वो सब भी हमको पहचानना जानना होता है। उसके हिसाब से हम उसे एडवाइस करते हैं भाई मेडिसिन वगैरह जो भी चीज़ें। तो असेसिंग द हेल्थ इन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, अब इसको हमको कौन कौन सी प्रोसेस उसमें असेस करना होता है, हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, दो चीज़ करते हैं ना। हेल्थ हिस्ट्री, उससे हम बायोडाटा जो पूछते हैं भाई
क्या हुआ है, कैसा है, घर में किसी को बीमारी तो नहीं है, कोई है तो कब से ले रहे हो क्या, ये सब आ जाती हेल्थ हिस्ट्री में। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हम खुद से उसको ऑब्जर्व करके फिजिकली एग्जामिनेशन करते हेड टू टो, है ना, इसका बॉडी का कलर कैसा है, आइस का कैसा है, जीभ का कैसा है ना, आँख देखते हैं, जीभ देखते हैं, हार्ट का, पेट का, वो सब चीज़ देख करके फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम करते हैं वो आता है फिजिकल में। फिर कल हम यहाँ पर पढ़ेंगे हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, उसमें क्या क्या उसके पर्पस है, कैसे हमको हेल्थ हिस्ट्री लेना है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियोस भी देखो और लेक्चर भी अटेंड करो, ठीक है। थैंक्स फॉर